100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। अगर आपने मैनिफेस्टो को देखा है, वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है। मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। लखनऊ के संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति और सत्ता में भागीदारी को लेकर बोला है, उसे राजनीतिक चर्चाकारों ने अनदेखा क्यों कर दिया। राहुल गांधी लगातार भागीदारी की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की गलतियों को भी स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता आरक्षण के राग को छेड़ने से अक्सर बचते रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के इस विषय पर देर से आने वाले नेताओं में से जरूर हैं, मगर इस मुद्दे को नया विस्तार भी दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के भीतर यह बदलाव आया है। क्या उन्हें इस वर्ग का सर्वमान्य नेता यह बनाने जा रहा है जिस वर्ग में आज भी कई बड़े नेता पहले से स्थापित हैं। लखनऊ के संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने बहुत सी बातें कही हैं। हम उन बातों पर बारी बारी से आएंगे। शुरुआत उस चुनौती से कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। आमतौर पर कहा जाता था कि बीजेपी वक्ताओं की पार्टी है, तब उनके नेता अक्सर कांग्रेस को चुनौती दिया करते थे कि बहस होनी चाहिए, कांग्रेस में कोई बोलने वाला नेता नहीं है। बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी बहस के लिए जब ललकारा तो कांग्रेस से कोई नहीं आया, बहस नहीं हो पाई। लेकिन यह पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस के शीर्ष नेता अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री मोदी से बहस के लिए तैयार हैं। मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि उनकी मान्यता बोलने वाले नेताओं की बनाई गई है। इस बात का एक खास महत्व है। महत्व यह है कि जो लोग बोलने के हिसाब से मोदी को नेता बना रहे थे, वो अक्सर ये बात किया करते थे कि राहुल को बोलना नहीं आता है। और जब राहुल गांधी ने बोलने के लिए बुला लिया तो बोलने को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा गुण बताने वाले तमाम चर्चाकार चुप हो गए और ज्ञान देने लगे कि भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो यह कहां लिखा है कि बाकी सिस्टम में आमने सामने बहस नहीं हो सकती। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आदरणीय राहुल सर, और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं तो डिबेट कैसे कर सकते हैं? यह उनके लिए संभव ही नहीं है। 10 साल तक एक छत्र राज किया, लेकिन एक भी उनका इंटरव्यू ऐसा नहीं हुआ जिसे देखकर कोई कह सके कि ये हैं हमारे प्रधानमंत्री, और पूछने वाला ऐसा होता है पत्रकार। लखनऊ के सम्मेलन में राहुल गांधी ने जिस तरह से ईडी को लेकर कहा है, वह बता रहा है कि विपक्ष ने ईडी के डर से लड़ना सीख लिया है। जेल में डालकर सड़ा देने के डर से कितने नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में भाग गए। एक लिहाज से इन लोगों ने बहुत ठीक भी किया। इन लोगों ने बीजेपी में जाकर बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस, सपा, एनसीपी या शिवसेना में रहते तो जेल में रहते, अब बीजेपी में चले गए हैं तो उनके कार्यकर्ता और नेता जो खाली बैठे थे, उनके पास काम नहीं था, वो लोग कांग्रेस और दूसरे दलों से आए नेताओं को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी का बड़ा हिस्सा इस चुनाव में पूर्व कांग्रेसियों के लिए काफी मेहनत कर रहा है। यह सब ईडी के ही पुण्य प्रताप से हुआ है। बस इन नेताओं को याद रखना चाहिए कि अगर सरकार बदल गई और ईडी उनके घर चली गई तो वे भागकर कांग्रेस
या अपने अपने पुराने दलों में कैसे जाएंगे? ऐसा वक्त आ गया तो ईडी के डर से भागे हुए लोग ईडी के ही डर से बीजेपी से नहीं भाग पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे राजनीति का पता नहीं, सरकार बदली तो क्या पता फिर से यही लोग विपक्ष की सरकार में मलाई खाते नजर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने ईडी को लेकर जो बात कही है उसे ईडी के अफसरों और विपक्षी दलों को छोड़कर बीजेपी में भागे सारे नेताओं को भी सुनना चाहिए। आपने नोट किया है कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटेरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? उम्मीद है राहुल के इस बयान पर चुनाव आयोग छुई मुई नहीं होगा और इस पर टिप्पणी ना कर दे। लेकिन राहुल गांधी की इस बात को ईडी के अफसर कैसे देखते होंगे? हो सकता है कि ऐसे अफसरों को भरोसा हो कि अब इस देश में सरकार कभी नहीं बदलने वाली है। तब भी इतिहास उनके काम को दर्ज कर चुका है। इस 10 साल में ईडी के हर काम को पब्लिक स्पेस में किसी न किसी रूप में रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा नहीं है कि ईडी के अफसरों का चेहरा नहीं होता, नाम नहीं होता, उनके परिवार यार दोस्त तो पहचानते ही होंगे। सब पूछते भी होंगे कि क्या आप लोग दफ्तर इसलिए जाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर सकें? क्या ये अफसर इतिहास में खुद को इस तरह देखना चाहेंगे? राहुल गांधी का यह पुराना बयान उन्हें याद रखना चाहिए। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की जमानत की सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट के सवाल भी बता रहे हैं कि ईडी किस तरह से काम करती है। कोर्ट के सवालों का ईडी ढंग से जवाब देती नजर नहीं आई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर तो चर्चा भी गायब है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं केवल 3% नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। याद रखिए, यह आंकड़ा भ्रामक है। ईडी ने नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें 90% विपक्ष के नेता हैं। अब हम आते हैं जाति और भागीदारी के सवाल पर। 2 साल से इस मुद्दे को उठाते उठाते राहुल गांधी जाति की गणना और भागीदारी के सवाल को लेकर स्पष्ट और मुखर होने लगे हैं। उनकी बातें बता रही हैं कि उनके भीतर इस बात को लेकर काफी बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है। लखनऊ में दलित समाज के लोकप्रिय लोगों का एक सम्मेलन कराया गया, जहां राहुल गांधी ने आए हुए लोगों को पर्सनालिटीज कहा। आमतौर पर सोशल मीडिया के लोकप्रिय लोगों को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है।
आपको याद होगा, चुनाव शुरू होने से पहले दिल्ली में भारत मंडपम में मोदी सरकार ने भी 5000 इन्फ्लुएंसर का जमावड़ा किया और उन्हें पुरस्कृत किया। लखनऊ का यह सम्मेलन तब हो रहा है जब चुनाव आधा निकल चुका है। अब केवल 20 दिन बाकी हैं। लखनऊ के इस सम्मेलन का नाम था राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन। समुद्र भारत फाउंडेशन ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। इसके साथ इतिहासकार मृदुला मुखर्जी, सईदा हमीद, केटीएस तुलसी, श्याम बेनेगल, विनोद शर्मा, तुषार देशपांडे का नाम जुड़ा है। राहुल गांधी ने इस सम्मेलन में प्राइवेट से लेकर सरकारी सिस्टम में भागीदारी की सच्चाई को स्वीकार भी किया कि हमें यह दिख रहा है कि यह सच्चाई है और इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। दो तरीके के लोग होते हैं, राजनीति में तो खासतौर एकदम दिख जाता है। पूरी जिंदगी सत्ता के पीछे दौड़ते 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 सच्चाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ना अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, ना अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, ना किसी और की सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं। उनको सिर्फ एक चीज दिखती है कि किसी ना किसी तरह मेरे हाथों में इन्फ्लुएंस आ जाए, सत्ता आ जाए, बाकी सब छोड़ो। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं ये सच्चाई है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर मुझे जो दिख रहा है उस बात को मैं पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई स्वीकार करता हूं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के इस नेता में जाति की संरचना को लेकर समझ अब साफ होती जा रही है। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस का कोई ऐसा नेता उभरा है जो जाति और जाति की हिस्सेदारी की बात इतनी सफाई से और मुखरता से करने लगा हो। इंडिया गठबंधन के नेता भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव तो इसके अगुवा रहे हैं। लेकिन गौर से देखें तो राहुल गांधी भविष्य के लिए अपनी बुनियाद रख रहे हैं। अगर उन्हें इन तमाम नेताओं से आगे निकलना है या साथ भी चलते रहना है तो यही वो जमीन है जिस पर उनका किया गया काम आगे की लड़ाई का उन्हें सेनापति बनाएगा। अगर आपने मैनिफेस्टो को देखा है, वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है, मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस को आज समझ आया, लेकिन राहुल गलती भी मान रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस को बदलना होगा। 2006 में अर्जुन सिंह ने शिक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया। वो फैसला अर्जुन सिंह के राजनीतिक जीवन का बड़ा फैसला था और उनके नाम से ही जाना जाता है, जिसे कागज पर नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए के सपोर्ट से यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, NIT और एम्स में लागू भी किया गया। अर्जुन सिंह की यही देन थी कि कांग्रेस आज उस वोट बैंक के सामने खड़ी होकर बात कर सकती है। हमने अर्जुन सिंह का कितनी बार नाम लिया, उस समय के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, क्योंकि उस समय के फैसले मंत्रियों के नाम से भी जाने जाते थे। आज राजनीति बदल गई है। क्या आप मोदी सरकार में किसी भी फैसले को किसी मंत्री के नाम से जानते हैं? निर्मला सीतारमण का ये फैसला था, पीयूष गोयल का इसमें दिमाग था, नितिन गडकरी की सोच थी। यहां हर फैसला केवल मोदी लेते हैं और हर आइडिया मोदी जी को ही आता है। बाकी मंत्रियों का काम बस इतना बताना होता है कि ये फैसला मोदी जी ने लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी मतदाताओं को खास तरह से अपने पाले में लाने का काम किया है, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ओबीसी राजनीति की पहचान आज भले हिंदुत्व की बना दी गई है, मगर इसका आधार आज भी समाजवादी रहा है, हिस्सेदारी के सवाल पर रहा है। लोहिया का नारा रहा है, पिछड़ा पावे 100 में 60। लोहिया को नेता मानने वाले बहुत से नेता आज हिंदुत्व की राजनीति की तरफ चले गए।
दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता भी हैं जो जाति की हिस्सेदारी पर खुलकर बोलते हैं और हिंदुत्व से अलग राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव ने जाति की गणना पर तो अभियान ही चलाया और उनके दबाव में बिहार में जाति की गणना कराई गई। जाति की गणना को लेकर जो भूत खड़ा किया गया है वो सही नहीं है। बिहार में जाति की गणना हुई, आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई, तब भी सवर्ण मतदाता बीजेपी को वोट कर रहा है। बीजेपी ने एक बार भी नहीं कहा कि बिहार में जाति की गणना की रिपोर्ट गंगा में फेंक देंगे या आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो फैसला नीतीश तेजस्वी सरकार ने लिया है उसे पलट देंगे। इसके बाद भी सवर्ण मतदाता बीजेपी के साथ नजर आते हैं। बीजेपी ऐसा कहने का साहस कर भी नहीं पाएगी। समाजवादी धारा की राजनीति का एक आधार हमेशा से हिस्सेदारी का सवाल रहा है, लेकिन पहली बार कांग्रेस का कोई नेता इस धारा को आत्मसात करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी लगातार दलित और पिछड़ी जाति के अलग अलग लोगों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।